न्यूज की पाठशाला में आपके लिए क्या लेकर आया हूं, सबसे पहले वो रख देता हूं आपके सामने। आज पाठशाला में असदुद्दीन ओवैसी के हिजाबी पीएम वाले सपने का टेस्ट करेंगे कि वो क्या टेस्ट है। वो जो हिजाबी पीएम का सपना बता रहे हैं वो हिजाबी पीएम वाले सपने का टेस्ट होगा। हिजाब को हक बताने वालों की क्लास लगेगी। दूसरे चरण में फिर यूपी की बात करें, यूपी में दूसरे चरण का जो मतदान हुआ है उसमें मुस्लिम वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा है वो आपके सामने आएगा। कोरोना ने आपके बच्चे को कितना पीछे कर दिया इस पर भी आज चर्चा करेंगे। आपका बच्चा इस कोरोना काल में जब स्कूल नहीं जा पाया तो कितना पीछे रह गया है, आज ये बताने वाली क्लास भी होगी। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला और सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की क्लास। पाठशाला में सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं पर उन लोगों से हिसाब मांगने वाला चैप्टर जो हिजाब को राजनीति का हथियार बना रहे हैं और हिजाब विवाद में मुस्लिम समाज को भड़का रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम असदुद्दीन ओवैसी का है, जो धर्म की राजनीति करते हैं लेकिन खुद को सेक्युलर बताते हैं, जो बेहद पढ़े लिखे हैं, लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई की है लेकिन मुस्लिम महिलाओं को पर्दे में रखना चाहते हैं। खुद लंदन में पढ़े और जिस लंदन में पढ़े कोई असदुद्दीन ओवैसी से पूछे कि वहां आपके कितने लोग आपके साथ पढ़ते थे, कितनी महिलाएं पढ़ती थी, महिला मित्र पढ़ती थी जो हिजाब पहन के आती थी या बुर्के में आती थी, बताइए ना। वहां पढ़कर आए और यहां पढ़ाने लग गए। सियासत वाला पार्ट। ओवैसी ने तो यहां तक कह दिया कि एक दिन देश में हिजाब पहनने वाली महिला पीएम बनेगी। बहुत बढ़िया बात कह दी भाई साहब आप कि हिजाब पहनने वाली महिला जो है वो देश में प्रधानमंत्री बनेगी। बनना चाहिए, कोई भी बने। ओवैसी के इस बयान पर हमने थोड़ी पड़ताल की कि भाई साहब सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं या कुछ अंदर दिल में इन्होंने कुछ सेविंग्स अकाउंट खोला है। हमने ये जानने की कोशिश की कि पीएम तो छोड़िए, क्या ओवैसी की पार्टी में कोई हिजाब वाली सांसद है? भाई जो पीएम बनाने की बात कर रहा है उसने सांसद तो बनाया होगा पार्टी में से। कोई हिजाब वाली विधायक है क्या उनकी पार्टी में? हमारी पड़ताल में जो सामने आया उससे खुद ओवैसी जैसे नेताओं की क्लास लग जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपको ओवैसी का वो बयान सुनाता हूं जिसमें वो मुस्लिम समाज को सपना दिखा रहे हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला पीएम बनेगी। तेलंगाना की एक रैली में उन्होंने क्या कहा था, सुनिए फिर क्लास लगाई जाए। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी साहब ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि इस देश की हिजाब पहनने वाली महिला जो है वो एक दिन पीएम बनेगी इस देश में और वो शायद उस वक्त जिंदा ना होंगे। उन्होंने जिंदा ना होने वाली बात शायद इसलिए कह दी क्योंकि उनके जीते जी जो हो रहा है एआईएमआईएम के अंदर वो देख के तो लगता है कि अभी तो उनकी पार्टी से या उनके जो राजनीतिक सोच है उससे तो कोई हिजाब वाली पीएम नहीं आने वाली। क्योंकि ओवैसी के इस बयान पर हमने उनकी पार्टी पर थोड़ी रिसर्च की। सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि ओवैसी की पार्टी के संगठन में कितनी महिलाएं अहम पदों पर हैं। देखे जरा, हिजाब वाली पीएम बना रहे हैं, अपनी पार्टी में तो कुछ ना कुछ बनाया होगा महिलाओं को। ओवैसी की पार्टी में संगठन के प्रमुख लोगों की लिस्ट हम आपको दिखाते हैं। इस लिस्ट में अगर एक महिला नजर आ जाए तो कागज कलम लेके बैठिए, नोट कीजिएगा। पार्टी के अध्यक्ष कौन है? श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। इसके बाद सैयद अहमद पाशा कादरी महासचिव हैं। फिर हैं वारिस पठान साहब जिनको आप डिबेट्स में देखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। असीम वकार साहब ये भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के नेता हैं और इनके भाई साहब हैं। उस्मान गनी हुमनाबाद कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष।
वकील अहमद तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष, सबीर भाई काबुलीवाला गुजरात प्रदेश अध्यक्ष, इम्तियाज जलील महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, मोहम्मद शाकिर अंसारी झारखंड में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष, अख्तरुल ईमान बिहार में प्रदेश अध्यक्ष, कलीमुल हफीज दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष, शौकत अली यूपी में प्रदेश अध्यक्ष। एक महिला नहीं है, नैयर काजमी उत्तराखंड में प्रदेश अध्यक्ष। बताइए, इसीलिए कह रहे थे कि शायद मैं जिंदा ना रहूं देखने के लिए कोई अगर हिजाब वाली पीएम बनेगी, क्योंकि जीते जी तो ये हो रहा है। एआईएमआईएम में एक महत्वपूर्ण पद पर महिला नहीं है, बताइए। लेकिन हमको लगा हो सकता है कि पार्टी में, संगठन में जगह नहीं दी है, हो सकता है महिला को सांसद बनाया हो, विधायक बनाया हो, उसकी लिस्ट खंगाल के देख लेते हैं जरा उसमें क्या हालत है। तो एआईएमआईएम के अंदर कितनी महिलाएं जो हैं, ओवैसी साहब जो है वो आगे लेकर आए हैं एआईएमआईएम में महिलाएं, क्योंकि ये हिजाब वाली महिला का सपना दिखा रहे हैं लोगों को। तो जरा देखिए, सपना देखने के पहले जो सपना दिखा रहा है जरा उसका टेस्ट तो कीजिए। तो एआईएमआईएम के कुल सांसद कितने हैं देश के अंदर? एआईएमआईएम के 2 सांसद हैं, 2। और इधर महिलाओं का अलग से खाना बना देता हूं। उसमें से महिलाएं कितनी हैं यहां देखिए, सांसद 0, एक भी महिला सांसद नहीं है। अच्छा, फिर हमने सोचा हो सकता है कोई बात नहीं, 2 ही तो सांसद हैं, हो सकता है विधायक जो हैं देश भर के अंदर उसमें हो सकता है महिलाएं होंगी, जिता कर लाए होंगे। पीएम बना रहे हैं भाई हिजाब वाली महिला को, तो कितनी विधायक हैं एआईएमआईएम के देश के अंदर? 14। इसमें से महिला कितनी है? 0। अंडा, ये अंडा है, अंडा अंडा गोल घुमाते जाइए फिर भी अंडा ही रहेगा। अच्छा, इनके बिहार में कितने विधायक हैं? बिहार में एआईएमआईएम के विधायक जो हैं वो कितने हैं? स्कूल में से 5 हैं, महिला विधायक 0। तेलंगाना में कितने विधायक हैं? तेलंगाना में इनके 7 विधायक हैं एआईएमआईएम के। महिला कितनी? 0। महाराष्ट्र में, वहां कितने विधायक हैं इनके? 2। महिला कितनी? 0। तो ये जो बड़ा सा 0 आप देख रहे हैं, ये उस पार्टी में महिलाओं की हालत है एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी, जो कि हिजाब वाली महिला को पीएम बनते हुए बनेगी, इसकी घोषणा कर रहे हैं। तो जब अगली बार ओवैसी साहब आपके सामने कहे ना कि हिजाब वाली महिला जो है वो देश की पीएम बनेगी, तो उनको ये अंडा जो इसमें आंख बना दीजिए और ऐसे जोर से हंसिएगा और बोलिएगा भाई ये सब बताओ, ये अंडे क्या हैं? पहले अपनी पार्टी में विधायक बनाओ, उनको पार्टी में, संगठन में जगह दो, फिर उनको सांसद बनाओ, तब तो पीएम तक पहुंचेंगे ना। अच्छा, अभी यूपी चुनाव चल रहा है, हिजाब विवाद का ओवैसी पर बहुत असर पड़ा है, वो इस पर खूब बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमें लगा कि उन्होंने यूपी में खूब महिलाओं को टिकट बांटे होंगे, भाई पहले नहीं किया, हो सकता है अभी यूपी में कर रहे होंगे। तो हमने यूपी में उनके 2 चरण में जो कैंडिडेट्स थे उनको खंगाला। तो यूपी में एआईएमआईएम की महिला कैंडिडेट की हमने लिस्ट निकाली कि भाई यूपी के अंदर देखें जरा क्या हालत है। फर्स्ट फेज जिसमें वोटिंग हो चुकी, उसमें इन्होंने कितने कैंडिडेट उतारे? इन्होंने 16 कैंडिडेट। और इसमें महिला कितनी थी? महिला कैंडिडेट फिर वही 0, अंडे का फंडा। सेकेंड फेज, उसमें कितने कैंडिडेट उतारे? 19 कैंडिडेट उतारे। और यहां जाकर इतिहास रच दिया। महिला कैंडिडेट जो है, एक महिला को इन्होंने टिकट दे दिया भाई। अब यही वाली जो है एक महिला, यही हो सके पीएम बन जाए, हिजाब वाली। पता नहीं हिजाब पहनती कि नहीं, मैंने तो देखा नहीं।
अच्छा, मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने के मामले में ओवैसी का स्कोर तो करीब करीब 0 ही है, जबकि ये हिजाब पहनने वाली महिला को पीएम बनाने के सपने दिखा रहे हैं। यानी ये साबित हो गया कि ओवैसी का बयान सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट खींचने वाली राजनीति से प्रेरित है। अगर महिलाओं से इनको मतलब होता, हिजाब वाली महिला को पीएम बनते देखना चाहते, तो 0 का स्कोर ना चल रहा होता। अब उन लोगों को भी स्कोर कार्ड देख लेते हैं, उन लोगों का भी जो मुस्लिम समाज के धार्मिक अधिकारों के ठेकेदार बनते हैं। और उसमें सबसे आगे कौन है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसके सदस्य भी हैं ओवैसी साहब। ये मुस्लिम समाज के धार्मिक मामलों में फैसले करते हैं, लेकिन खुद इनके बोर्ड के सदस्यों में कितनी महिलाएं हैं वो आपको दिखाता हूं। अगर आपको दिखाऊं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB, इसमें अध्यक्ष कितना? 1। अच्छा, उपाध्यक्ष कितने हैं इसके अंदर? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर 5 पद। महासचिव का पद जो है वो 1 है। सचिव कितने हैं इसके अंदर? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर 5। बहुत सारे पद हैं इसका मतलब कुल अगर आप देखिएगा, कुल ऑफिस बेयरर्स जो हैं, कुल ऑफिस बेयरर्स 12 हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। अब इसमें मैं गेस करने बोलता हूं, इसमें सोचिए महिला कितनी होगी। 12 अहम पद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर, इसमें महिला कितनी होगी? तो ये भाई लोग भी वैसे ही हैं, ओवैसी साहब के साथ चल रहे हैं। 0। यहां भी जो महिला है उसको अगर देखिएगा तो उसका चेहरा लटक जाना चाहिए। 0। बहुत दबाव डाला गया तो नवंबर 2021 में कुछ सुधार किए इन्होंने। सुधार क्या किए? 3 महिलाओं को एग्जीक्यूटिव मेंबर बना दिया और 30 महिलाओं को बोर्ड का सदस्य बना दिया। लेकिन ऑफिस बेयरर्स में ये 12 पद में कोई महिला नहीं। अच्छा, हिजाब के समर्थन में लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम छात्राएं कुछ भी पहने, ये उनकी मर्जी है। हिजाब पहनने से रोककर उन्हें शिक्षा से रोका जा रहा है। लेकिन शिक्षा में मुस्लिम छात्राओं की जो हालत है उसे देखकर आप यही कहेंगे कि यह मर्जी सिर्फ हिजाब में चलती है क्या? शिक्षा में नहीं चलती। हिजाब पहनने में उनकी मर्जी चलेगी, पढ़ने जाने में मर्जी नहीं चलेगी। नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े के मुताबिक देश में मुस्लिम छात्राओं के कॉलेज जाने की संख्या मात्र 13.5% है। यानी 18 से 23 साल की कुल मुस्लिम महिलाओं में सिर्फ 13.5% ही हायर स्टडीज कर पाते। वहां उनकी मर्जी क्यों नहीं देखते कि वो आगे पढ़ना चाहते? हिंदू छात्राओं में यह आंकड़ा 24.3% का है, मतलब 10% से भी ज्यादा। ईसाई छात्राओं में यह आंकड़ा 35.4% का है और सिख छात्राओं में यह आंकड़ा करीब 32% का है। हिजाब के लिए लड़ना सिखा रहे हो, पढ़ने के लिए लड़ना नहीं सिखाओगे। अच्छा, अब आपको कर्नाटक के हिजाब विवाद पर आज का कोर्ट का अपडेट बता देता हूं। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई हुई और हिजाब का समर्थन कर रही लड़कियों की तरफ से वकील देवदत्त कामत ने आज भी कहा कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। आज भी कोई फैसला नहीं आया और अब मंगलवार यानी कल भी इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन क्या हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है? और जरूरी हिस्सा है तो दुनिया भर में लोग क्यों नहीं पहन रहे? भारत में ही सब लोग क्यों नहीं पहन रहे? कुरान में हिजाब के बारे में क्या कहा गया है? इस पर मैंने 2 दिन पहले केरल के राज्यपाल और जाने माने मुस्लिम स्कॉलर आरिफ मोहम्मद खान से बात की थी। एक बार आपको सुनवाता हूं कि उन्होंने हिजाब पर क्या कहा था। हिजाब शब्द आप बार बार यूज करते हैं और हर अखबार यूज करता है। मुस्लिम कानून की किताबें हिजाब शब्द इस्तेमाल करती हैं। हिजाब शब्द कुरान में 7 बार 7 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है और कहीं भी उसका वो महिलाओं की वेशभूषा के संदर्भ में उसका प्रयोग नहीं है। फिर किस लिए? मैं तो आभारी हूँगा अगर ये लोग मुझे कोई संदर्भ बता दें जहाँ, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बता दें
कि हिजाब का शब्द कहाँ महिलाओं की वेशभूषा के संबंध में प्रयोग हुआ है। हिजाब कहते हैं स्क्रीन को, हिजाब कहते हैं पार्टीशन को, हिजाब कहते हैं दीवार को, हिजाब कहते हैं, उस जमाने में अरबों के घरों में दरवाजे नहीं होते थे तो वो कपड़े का कर्टेन लटकाते थे, पर्दा लटकाते थे, उसको हिजाब कहते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने हिजाब के बारे में विस्तार से बताया इस इंटरव्यू में। इंटरनेट पर है, आपको मिल जाएगा ये इंटरव्यू। और सिर्फ विस्तार से बताया नहीं, उन्होंने चैलेंज भी दिया एक तरीके से कि मुझे कुरान की आयत बता दो जहां कहा गया हो कि लड़कियों और महिलाओं के लिए हिजाब शब्द का इस्तेमाल हुआ, उनकी वेशभूषा के लिए इस्तेमाल हुआ। लेकिन जो हिजाब को लेकर विवाद को भड़काना चाहते हैं वो इसे समझना ही नहीं चाहते। कर्नाटक कांग्रेस के एक नेता हैं जमीर अहमद, उन्होंने हिजाब को लेकर क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। हिजाब मतलब मुसलमान के अंदर, ईमान के अंदर गोशा पर्दा बोलते हैं। वो शायद उनके घर में औरत बच्ची है नहीं मालूम है मेरे को, अगर औरत बच्ची होता तो मालूम होता था। ये हिजाब रखने का मतलब क्या है? ये हिजाब क्या, औरत बच्ची जो होती है, जो बड़ी होने के बाद जो है उनको गोशे पर्दे में रखते हैं, यानी उसकी खूबसूरती होती है। अब उसकी खूबसूरती दिखना नहीं चाहिए, उसकी खूबसूरती छुपाने के लिए वो रखा जाता है। आज आप देखे होंगे कि हिंदुस्तान के अंदर मेरे ख्याल से रेप रेट जो है वो सबसे हाईएस्ट हिंदुस्तान के अंदर है। वजह क्या है? ये गोशे पर्दे में नहीं होने की वजह से। और ये आज से नहीं है सिलसिला, ये है और कंपलसरी भी नहीं है, कंपलसरी पहनना करके नहीं है। जिसको पहनना है, जिसको हिफाजत कर लेना है, जिसको उसको खूबसूरतता की दूसरे को नहीं दिखाना है, वो लोग हिजाब पहनते हैं। ऐसा नहीं कि कंपलसरी हिजाब पहनना करके। और ये आज से नहीं है, बरसों से है। कांग्रेस नेता जमीर अहमद का नाम जमीर रखा किसने भाई? क्योंकि इनकी बातें सुनकर तो लगता है कि जमीर मर चुका है। मतलब महिला हिजाब नहीं पहनेगी इसलिए उसका रेप हो जा रहा है। अरे हिजाब पहनाना है तो लड़कों की आंखों को हिजाब पहनाओ, उनकी हवस को हिजाब पहनाओ, उनकी घटिया सोच को हिजाब पहनाओ। उसको रोकने की बजाय लड़कियों को ज्ञान दे रहे हैं कि लड़की अगर हिजाब नहीं पहनती इसलिए उसका रेप हो जाता है। और प्रियंका वाड्रा यूपी में लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देती हैं, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने इसके बारे में। इससे पहले कर्नाटक के अंदर विधानसभा में कांग्रेस के नेता ने रेप का कैसे मजाक बनाया था, उस पर कुछ नहीं किया गया, एक एक्शन नहीं हुआ। ये सारे नेता आपको, हमको, लड़कियों को, महिलाओं को, इस देश के नागरिकों को बेवकूफ समझते हैं क्या? हिजाब वाली महिला पीएम बनेगी, अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे। हिजाब पहनना लड़की का अधिकार है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लड़की को जगह नहीं देंगे। और उसके बाद ज्ञान देंगे कि हिजाब नहीं पहनने से रेप हो रहा है। हिजाब पर खूब धर्म की राजनीति हो रही है। चुनावी माहौल है तो वोटों को खींचने का हथियार भी इसे ही बना लिया गया। खुद को सेक्युलर कहने वाले नेता धर्म के आधार पर वोटों का गणित बैठा रहे हैं। सेक्युलरिज्म इस देश में क्या है आप सुनिए। एक नेता टीएमसी की भी हैं, महुआ मोइत्रा इनका नाम है। जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी खुद की पार्टी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन है, वो सेक्युलरिज्म और संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। वैसे ही टीएमसी की नेता है महुआ मोइत्रा, ये भी बहुत सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाती है। और गोवा चुनाव में जब इंटरव्यू देती हैं तो क्या कहती हैं कि हमें गोवा की सच्चाई के हिसाब से काम करना। उत्तर गोवा में हमारी सहयोगी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी एमजीपी 13 से 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इन सीटों को कांग्रेस जीतने में सक्षम नहीं है। इन 14 सीटों पर एमजीपी और बीजेपी का आमना सामना है। हमने एनजीपी के साथ गठजोड़ करके हिंदू वोटों को मजबूत होने से रोका। यह सेक्युलरिज्म है इन लोगों का कि हिंदू वोट को बांट दो और हम जीत जाएंगे। और ये लोग सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं। महुआ मोइत्रा ने गोवा में हिंदू वोटर्स को एकजुट होने से रोकने के लिए टीएमसी की रणनीति का खुलासा किया तो इसकी गूंज उत्तर प्रदेश में सुनाई दी। कानपुर देहात की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी जैसी पार्टियां हिंदू वोट बांटकर किसके वोट इकट्ठा करना चाहती हैं।
आज गोवा में भी चुनाव हो रहा है और अब जब गोवा में चुनाव हो रहा है तो मैं देश के मतदाताओं के सामने और विशेषकर जहां चुनाव चल रहा है वहां के मतदाताओं को भी एक बात से अवगत कराना चाहता हूं। मैंने कल गोवा के एक अखबार का इंटरव्यू देखा। देखिए, चुनाव गोवा में चल रहा है और टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, उनके एक नेता, उसने गोवा में वो चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं और उनको पूछा गया कि यहां आपकी पार्टी का कोई वजूद तो है नहीं, आप यहां चुनाव लड़ने क्यों आए हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? वो जवाब देश के इलेक्शन कमीशन के लिए भी गौर करने जैसा है, हिंदुस्तान के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है और मेरे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को भी गौर करने जैसा है। क्या जवाब दिया? बंगाल की टीएमसी पार्टी जो गोवा में चुनाव लड़ने गई है, वो कहती है हमने तो उस पार्टी से इसलिए गठबंधन किया है क्योंकि हम गोवा में हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं। आप देखिए, ये हिम्मत, क्या ये लोकतंत्र, ये सेकुलरिज्म है क्या? आप खुलेआम कहें कि हम हिंदू वोटों को बांटना चाहते हैं, तो आप किसके वोट इकट्ठा करना चाहते हो? ये भेदभाव, क्या ये भाषा लोकतंत्र की है क्या? मैं गोवा के मतदाताओं को कहना चाहता हूं, ये मौका है इस प्रकार की राजनीति को दफना देने का। दरअसल इस देश में सेक्युलरिज्म के नाम पर ऐसी पॉलिटिक्स आज नहीं हो रही, सालों से हुई कि एक वर्ग के साथ खड़े रहो और बोलो हम सेक्युलर हैं, और एक बड़े वर्ग को बांट दो और उसको खुलकर एक्सेप्ट भी कर लो अब तो, और कहो कि हम सेक्युलर हैं। गोवा में वोटों का गणित क्या, आपको यह भी समझना चाहिए कि यह क्यों हो रहा है। गोवा के अंदर अगर आप देखेंगे जो हिंदू वोटर है वो करीब 66%, 66%। जो ईसाई हैं वहां पर, गोवा के अंदर आपको बता रहा हूं, जो ईसाई हैं वो करीब करीब है 25%, 25%। और जो मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम आबादी वहां पर करीब करीब 8.3%, मतलब 8.5% के आसपास। तो ममता बनर्जी की पार्टी को अंदाजा है कि अगर ये 66% को तोड़ेंगे नहीं तो जोड़ेंगे कैसे, मतलब कैसे अपने लिए सीट जोड़ेंगे? तो तोड़ो और काम करो। और टीएमसी का जिस एमजीपी के साथ गठबंधन है, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, इसको एमजीपी के बारे में अगर बात करें, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, इसको 2017 के चुनाव में, 2017 जो गोवा का चुनाव था, उसमें 3 सीट आई थी 3, और वोट शेयर जो है, वोट प्रतिशत, वो इनका था करीब 11.3%। अब ये एमजीपी जो है, इसको एक तरीके से आप कहिए कि गोवा की शिवसेना मान सकते हैं, बाला साहब ठाकरे वाली। लेकिन मतलब यह तो आप कहिए कि अब तो आज ही वाली हो गई, जैसे इधर कांग्रेस के साथ चले गए, ये भी तो टीएमसी के साथ चले गए। उधर एमजीपी का वोट बेस हिंदू वोटर। एमजीपी का इतिहास क्या है कि गोवा के पहले सीएम एमजीपी से थे, गोवा में 18 साल तक सत्ता में रहे। 1994 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया, 2007 में कांग्रेस के साथ किया, 2012 में बीजेपी के साथ किया, 2017 में बीजेपी के साथ रहे और 2012 में अब टीएमसी से करें। तो जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, सेक्युलरिज्म अपनी मर्जी, हिजाब वाली
प्रधानमंत्री सिर्फ दिखावे की। ये सब आंखें खोलकर समझिएगा, तब देश आगे बढ़ेगा। हिजाब विवाद को जिस तरह से हवा दी गई, जिस तरह से इसे भड़काया गया, इसमें मुस्लिम वोटों का खेल भी आपको समझना चाहिए। और इसे आपको समझने के लिए यूपी में आज जिस इलाके में वोटिंग हुई, जिसे मुस्लिम बेल्ट कहा जाता है, उसके बारे में जानना चाहिए। तो आज अब पॉलिटिकल साइंस की दूसरी क्लास और यूपी में दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई उसमें मुस्लिम वोटों का चैप्टर। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण में 55 सीटों के लिए वोटिंग हुई और इन 55 सीटों पर मुस्लिम वोटों का गणित क्या है, इसे आपको सबसे पहले समझना चाहिए। जिस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सेकेंड फेज, जहां पर आज दूसरे चरण के लिए मतदान हो गया। और इस सेकेंड फेज में कितनी सीट थी? सीट थी 55 सीट दांव पे थी। अब आप मुस्लिम वोटर के हिसाब से अगर देखिएगा, इन सीटों पर मुस्लिम वोटर का प्रभाव क्यों है, कितना है और क्यों इसे मुस्लिम बेल्ट कहा जा रहा है। 9 सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटर 50% प्लस है। 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है 9 सीटों पर इन 55 में से। प्रभाव कितना ज्यादा है आप सोचिए। फिर है 14 सीट, इसमें से उस 14 सीट में करीब मुस्लिम वोटर जो है वो 40% से लेकर 50% तक। तो अगर इन दो सीटों को आप जोड़ दीजिए, 14, 9, 23 सीट सीधे सीधे ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम वोटर बहुत प्रभावशाली है, 50% के आसपास का मामला है। फिर इसके अलावा 14 सीट और है जहां पर अगर आप मुस्लिम वोटर का प्रभाव देखिएगा तो वो करीब 30 से 40% के बीच है। ये भी कम नहीं है आंकड़ा। और 18 सीट ऐसी है जहां पर 30% से कम है। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो ये पूरी 55 सीट ऐसी है जहां मुस्लिम आबादी बहुत प्रभावशाली है। अच्छा, 55 सीट पर इस बार मुस्लिम कैंडिडेट किसने कितने उतारे ये भी देख लीजिए, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी जो है वो चूंकि बहुत प्रभावशाली है, इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट कितने उतारे गए 55 सीट पर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी प्लस ने कितने उतारे? 20 कैंडिडेट, 20। बीएसपी ने कितने उतारे? 23। और कांग्रेस ने कितने उतारे? 20 कैंडिडेट। तो मोटे तौर पर जहां 50% के करीब आबादी है मुसलमानों की, वहां सबने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। यूपी का मुस्लिम वोटर 2017 में अगर आप देखेंगे कि मुस्लिम वोटर किधर गया था, मुस्लिम वोटर किधर गया, ये क्वेश्चन मार्क। अगर आप 2017 देखेंगे, समाजवादी पार्टी के पास कितना मुस्लिम वोट गया था? 41% 2017 में। और कांग्रेस के पास गया था करीब 20%। ये इन 55 सीटों का बता रहा हूं। और दोनों का गठबंधन था पिछले बार, तो अगर आप मिला लीजिए तो इस गठबंधन को 61% वोट शेयर गया था। बीएसपी को 19% गया था, 19%। बीजेपी को मात्र 9% वोट शेयर गया था यहां पर मुसलमानों का। और अन्य के खाते में अदर्स, उनको 11% मुसलमानों का वोट शेयर गया था। 2019 के लोकसभा में क्या हुआ? 2019 लोकसभा में एसपी को गया 34% वोट शेयर, मतलब उनका वोट शेयर लोकसभा विधानसभा के मुकाबले घट गया, गिर गया। कांग्रेस को गया 15%, उनका भी घट गया। बीएसपी को बड़ी उछाल मिली। बीएसपी का वोट शेयर 2019 के लोकसभा में बढ़कर 31% हो गया। क्यों? क्योंकि तब एसपी और बीएसपी का गठबंधन था लोकसभा चुनाव। बीजेपी के लिए कितना रहा? 8%, मतलब वही जो विधानसभा में वही लोकसभा में, और अन्य के लिए 5%। तो ये इस 55 सीट पर मुस्लिम वोटों का
जो रुझान रहा है वो आपको बता रहा हूं। अब इन 55 सीट पर जिन पर आज बात हुई है या जिन पर आज वोटिंग हुई है, इनको अगर आप देखेंगे 2017 का नतीजा क्या कहता है। मुसलमान वोटर तो एकमुश्त बीएसपी एसपी के पास भी गया, लेकिन सीटें जो आई वो बीजेपी के पास 38 सीट आई इस 55 में से, और समाजवादी पार्टी को 15 सीट आई, कांग्रेस को 2 सीट आई। तो अगर आप समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखिएगा तो इस इलाके में जो उनका प्रदर्शन था वो पिछले चुनाव में सबसे बेहतर था जहां आज वोटिंग हुई, और बीजेपी वोटों का जो ध्रुवीकरण हुआ उसके बाद 38 सीट जीतने में कामयाब रही। अच्छा, दूसरे चरण में जो 55 सीटों पर मतदान है उससे मतदान प्रतिशत से क्या संकेत मिलता है। अगर आप देखिएगा इन 55 सीट पर वोटिंग प्रतिशत क्या रहा है। 2022 में 2022 में जो वोट प्रतिशत था वो 62% इस बार कहा जा रहा है, थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अभी अपडेट कर रहा है चुनाव आयोग। और पिछले बार कितना था, 66%। मतलब इस बार भी वोट शेयर घट गया है, मतलब वोटिंग परसेंटेज घट गया है। और पहले चरण में भी यही हुआ था कि वोटिंग परसेंटेज घट गया था। कौन से जिले में कितना मतदान हुआ इसे भी आपको देखना चाहिए। जैसे अमरोहा है, अमरोहा में 6% वोटिंग कम हुई है। 2017 में 72% हुई थी, इस बार 2022 में 66% हुई। बरेली में देखने जाइएगा, 2017 में 64% हुई थी, यहां भी 4% घट गई, 60% हुई। बिजनौर में भी 4% घट गई, 67 से 63% हो गया। बदायूं में 2% कम हुआ है, 60 से 58% हो गया। मुरादाबाद में 2% घट गया है, 2017 में 67% था, इस बार 2022 में 65% हो गया। रामपुर में 1% की कमी आई है, पिछले बार 64, इस बार 63%। सहारनपुर में 4% की कमी, 73% था, इस बार 69%। संभल में 2017 में 66% वोट पड़ा था, इस बार भयंकर करीब 9% की कमी आई है, 57% वोट पड़ा है। शाहजहांपुर में 62% पिछले बार था, इस बार 5% कम हो गया, 57%। तो हर जगह लगभग वोटिंग परसेंट 4%, 5% घट गया। ये यूपी का पैटर्न है। और जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग प्रतिशत है, अगर वो बहुत बड़े तरीके से बढ़ नहीं रहा है तो भयंकर एंटी इनकम्बेंसी की सुगबुगाहट नहीं मानी जा सकती। हालांकि अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि इस 2 फेज में उनका 100 के पार आंकड़ा चला गया, तो कमोबेश बीजेपी भी ऐसा ही दावा कर रही है। लेकिन जमीनी हालात क्या हैं वो आपको समझना पड़ेगा। हालांकि अगर आप इसी बीच बात कीजिए तो आज उत्तराखंड और गोवा में भी वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में अगर आप देखिएगा, जहां पर अभी बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में वोटिंग प्रतिशत जो है 2022 में 60% रहा, 60%। और 2017 के मुकाबले देखिएगा तो 5% की गिरावट है। अब हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, चुनाव आयोग अभी अपडेट करेगा। मतलब यूपी वाली स्थिति यहां भी है, भयंकर लहर हो और बहुत वोटिंग प्रतिशत बढ़ गया हो, वैसा दिख नहीं रहा। और अगर आप गोवा के हिसाब से देखिएगा, गोवा में 2022 में 79% वोटिंग हुई है, और अगर 2017 देखिएगा 81%, यानी करीब करीब एक जैसी है गोवा में। अब इससे ज्यादा तो वैसे, हालांकि गोवा में मतदाता बहुत तेजी से बाहर आते हैं, मतलब बड़ी संख्या में बाहर आते हैं, तो इस बार वहां पर हालात वैसे ही। किधर मामला गया है 10 मार्च को, हमारे साथ देखिएगा टाइम्स नाउ नव भारत। फिलहाल पाठशाला में सोशल साइंस की क्लास। देश में एक बहस यह भी चल रही है कि स्कूल में हिजाब पहनने का अधिकार है या नहीं। जबकि बहस तो इस बात पे होनी चाहिए ना कि कोरोना काल में लंबे समय के बाद स्कूल खुले हैं, तो शिक्षा को कैसे बेहतर बनाएं, सुधार हो। कोरोना काल में बच्चों की शिक्षा पर बहुत असर पड़ा है, और आज हम पाठशाला में इस पर चर्चा करेंगे। जो मैं कहता हूं न्यूज का फैमिली शो है, इसलिए कहता हूं आपके काम की भी खबर है, आपके बच्चे के काम की भी खबर है। तीसरी लहर में केस कम होने के बाद स्कूल खुलने लगे,
दिल्ली, मध्य प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, कई राज्यों में आज से स्कूल खुल गए। लेकिन बच्चों के सामने एक मुश्किल है और उसको आपको बच्चे के साइकोलॉजी के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से समझना है। वो 2 साल स्कूल गया ही नहीं, तो उसकी सीखने की जो और समझने की जो क्षमता है उस पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि असर पड़ा है। इसलिए स्कूल खुलने के बाद पहली चुनौती तो यह है कि 2 साल में जो उनकी लर्निंग स्किल थी, जिस पर असर पड़ा है, उसको सुधारिएगा कैसे? मतलब आप बहुत बड़े क्रिकेटर थे लेकिन 2 साल से खेले ही नहीं, पैड ही नहीं पहने, और पैड पहने तो वीडियो गेम में खेलने के लिए पहने। तो वीडियो गेम में खेलना, कमरे में छत पे क्रिकेट खेलना और मैदान में खेलने में फर्क होता है ना। तो ऑनलाइन पढ़ाई भी छत पे क्रिकेट खेलने जैसे। तो ये क्यों कह रहा हूं, आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देखिए। वहां की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक क्लास 3 के 30% से भी कम बच्चे क्लास 2 का पाठ पढ़ सकते हैं। मतलब वो 3 में हैं लेकिन क्लास 2 का भी प्रॉब्लम दे दीजिएगा तो हल नहीं कर पाएंगे। ऐसे 30% बच्चे, मतलब 10 में से हर 3 बच्चा जो है वो ऐसा है। कोरोना से पहले साल 2018 में ऐसे बच्चों की संख्या 36.6%। क्लास 5 के 45% से भी कम बच्चे क्लास 2 का पाठ पढ़ सकते हैं। कोरोना से पहले साल 2018 में ऐसे बच्चों की संख्या 50.5% थी। पहली क्लास के 66% बच्चे ही किसी अक्षर को पहचान पाए और उसे पढ़ पाए। कोरोना से पहले ऐसे बच्चों की संख्या 70% तक घट गई है। दूसरी क्लास के 53% बच्चे शब्दों को पढ़ पा रहे थे। कोरोना से पहले ऐसे बच्चों की संख्या 66% थी। मतलब अब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं शब्दों को। कितना गंभीर मसला है आप सोचिए। ये आंकड़े सर्वे के आधार पर निकाले गए और ये सर्वे दिसंबर 2021 से में पश्चिम बंगाल के 17 जिलों के 11,189 बच्चों के बीच किया गया। सर्वे के मुताबिक बच्चों के अर्थमेटिक स्किल पर भी असर पड़ा। तीसरी क्लास के मात्र 30% बच्चे ही जोड़ना और घटाना कर पाए। 8वीं क्लास के 50% बच्चे ही जोड़ घटाव कर पा रहे थे। 40% छात्र गुणा भाग के सवाल हल ही नहीं कर पाए। घर बैठे बैठे ये हो गया। लड़ाई चल रही है देश में, हिजाब पहन के जाना है कि नहीं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कोरोना के दौरान हर 6 में से सिर्फ एक बच्चे को लर्निंग मटेरियल जैसे किताब, नोट्स मिल पाया। ऑनलाइन क्लास के लिए हर 3 में सिर्फ एक बच्चे के पास ही स्मार्टफोन था। छत्तीसगढ़ में भी एक ऐसी ही रिपोर्ट से यह पता चला कि कैसे कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। छत्तीसगढ़ में प्राइमरी लेवल पर शब्दों को समझ ना पाने वाले बच्चों की संख्या कोरोना काल में दोगुनी हो गई। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से पहले दूसरी क्लास के 19.5% बच्चे हिंदी और इंग्लिश के शब्द नहीं समझ पाते थे। लेकिन कोरोना काल में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़कर 37.6% हो गई जो अंग्रेजी और हिंदी के शब्द नहीं समझ पा रहे हैं। तो कोरोना ने आपकी सेहत से ज्यादा आपके बच्चों पर कितना इंपैक्ट छोड़ा आप सोचिए। हम लोग ये सोचकर खुश हैं कि बच्चों को नहीं हुआ, उतना गंभीर नहीं हुआ। कितना गंभीर हुआ है ये समझिए इन आंकड़ों से। क्लास 3 में ऐसे बच्चों की संख्या 10.4% से बढ़कर 22.5% हो गई। पिछले 10 सालों में क्लास 1 से लेकर 7th स्टैंडर्ड के बच्चों के लर्निंग स्किल में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बस्तर, बीजापुर में पहली और दूसरी क्लास के 70% बच्चे शब्द पढ़ ही नहीं पा रहे थे। 70% बच्चे। क्लास 3 से 5th तक के बच्चों में सिर्फ 10% ऐसे थे जो दूसरी क्लास का पाठ पढ़ पा रहे थे। सोच रहे हैं आप? मतलब इसको इमेजिन कीजिए कि 3rd स्टैंडर्ड में है बच्चा, 5th स्टैंडर्ड में है और मात्र 10 में से कोई एक बच्चा है जो 2nd स्टैंडर्ड का पाठ पढ़ पाए। उससे भी नीचे की हालत हो गई इन लोगों की। कोरोना काल में पूरी दुनिया के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड के मुताबिक दुनिया भर में स्कूल बंद होने की वजह से 61.60 करोड़ बच्चों पर, यानी 61 करोड़ 60 लाख बच्चों पर असर पड़ा है। विकासशील देशों में
10 साल से कम उम्र के 70% बच्चे स्कूल बंद होने की वजह से आसान पाठ को पढ़ और समझ नहीं पा रहे हैं। इथोपिया में प्राइमरी स्कूल के बच्चे सिर्फ 30% से 40% ही मैथ्स के पाठ को समझ पा रहे हैं। ब्राजील में दूसरी क्लास के हर 4 में से 3 बच्चे को रीडिंग में दिक्कत आ रही है। साउथ अफ्रीका में 75% बच्चे अपने पढ़ाई के शेड्यूल में पीछे चल रहे हैं, नहीं कोप अप कर पा रहे। भारत में हर 4 में से मात्र 1 बच्चे के पास ऑनलाइन क्लास लेने के लिए जरूरी उपकरण थे। सोचिए बच्चों पर क्या बीती है और उनके सामने कितनी बड़ी लड़ाई है। मतलब जैसे गाड़ी घर में खड़ी रहे या मशीन बंद रहे तो जंग लग जाता है, वही यहां हुआ है बच्चों के साथ और उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन यह समझना होगा कि स्कूल से बेहतर लर्निंग कहीं नहीं हो सकती और अब बच्चों को क्या करना होगा कि वो फिर से यहां जैसे ऑयलिंग और ग्रीसिंग होती है वो यहां कैसे होगी। मार्च 2020 से कोरोना काल जारी है। कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा स्कूल ही बंद रहे। भारत में अगर आप देखिएगा स्कूल्स का हिसाब, भारत का आपको बता रहा हूं और ये दुनिया भर में हुआ है, सिर्फ भारत में नहीं हुआ है। 2 साल में अगर आप देखिएगा तो 82 हफ्ते 82 हफ्ते स्कूल बंद रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं, और 82 हफ्ते का मतलब कितना होता है? करीब 20.5 महीना। मतलब बीते 2 साल में 24 में से 20.5 महीना स्कूल बंद रहा है। तो यहां जंग तो लगेगा। मां बाप घर में खुद ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? और वो ये सोचे बैठे थे कि बच्चा फिर स्कूल जाएगा और एकदम से गाड़ी जो है वो सीधे 4th गियर में लगी। नहीं लग पाएगी भाई। दिल्ली में 1 मार्च 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक 19 महीने स्कूल बंद रहे। 65 हफ्ते पूरी तरह से बंद रहे। 20 हफ्ते कभी खुले कभी बंद रहे। मुंबई में भी यही हाल, 700 दिन स्कूल बंद रहे। वहां तो इतने केसेस थे। कोलकाता में प्राइमरी और मिडिल क्लास लगभग बंद ही थे। अहमदाबाद की बात कर लीजिए, वहां भी मार्च 2020 में स्कूल बंद हुए, फरवरी 2021 में खुले, लेकिन दूसरी लहर की वजह से मार्च में फिर बंद हो गए। सितंबर नवंबर में फिर स्कूल खुले, फिर तीसरी लहर की वजह से जनवरी में बंद करने पड़ गए। आपने ये तो समझ लिया कि कोरोना में काल में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, लेकिन मां बाप का रोल क्या है? बहुत बढ़ गया है आपका रोल। माता पिता को क्या करना चाहिए, इस पर हमने एम्स के मनोचिकित्सक प्रोफेसर राजेश सागर से बात की। मैं पूछा भाई क्या करेंगे? मां बाप को भी तो बताना पड़ेगा ना, खबर बता देंगे तो काम नहीं चलेगा। अब जो मां बाप की टेंशन है कि बच्चा इस बुरी हालत में क्या करें, डांटने से नहीं होगा। ए पढ़ो, क्यों नहीं कर पा रहे हो, समझना पड़ेगा बच्चे को। कोरोना काल में बच्चों को ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अब आपको बच्चों को अच्छा खुशनुमा माहौल दीजिए, प्रेशर मत लाद दीजिए कि क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, बेवकूफ हो क्या। ये सब नहीं करना है। जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए। अगर आपके माँ बाप, बच्चे भी देख रहे हैं अगर ये शो, अगर आपके माँ बाप आप पर जाती करते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, तो उनको बोलिए कि पापा मम्मी समझो मेरे ऊपर क्या बीती है, इधर जंग लगा है, थोड़ा उसको चलने दो मशीन को। पहले प्रोफेशनल हेल्प भी लेने की जरूरत पड़े तो ले लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बच्चों की पढ़ाई पर लगातार नजर रखिए। पुराने दिन नहीं चल रहे कि आपने पढ़ने के लिए बोल दिया और छोड़ दिया। बच्चों के टीचर से चर्चा करिए, जिस विषय में बच्चे कमजोर हैं उस पर भी ध्यान दीजिए। मतलब बच्चे को लेकर चलिए। जितना उसको पहले जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा जरूरत बच्चे को आज आपकी। समझिए इस बात। और अब चलते हैं गजबे है की क्लास। पाठशाला में अब वक्त है उस खबर का जिसे देखकर आप कहते हैं गजबे है।
सोचिए आप एक हाई राइज बिल्डिंग में 10वें फ्लोर पर रहते हैं, और अभी मैं बच्चों के बारे में बता रहा था कि कैसे उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, कैसे साथ लेकर चलना है। यहां बच्चे के साथ क्या हुआ जरा देखिए। बिल्डिंग में 10वें फ्लोर पर अगर आप रहे हैं और कोई सामान 9वीं मंजिल पर गिर जाए और फ्लैट की बालकनी में गिर जाए और फ्लैट बंद पड़ा हो, तो आप क्या कीजिएगा? कपड़ा गिर गया या कुछ गिर गया, क्या कीजिएगा भाई? बोलिएगा ठीक है अब उसका फ्लैट पे खुलेगा तब ले लेंगे, यही सामान्य तौर पर होगा। लेकिन क्या आप एक कपड़े के लिए बच्चे को कपड़ा डालकर ऐसे लटका दीजिएगा क्या? ये तस्वीर फरीदाबाद से आई। सेक्टर 82 की फ्लोरिडा सोसाइटी में ये जो लड़का आपको बैल्कनी से लटका हुआ दिख रहा है, ये 9वीं मंजिल से 10वीं मंजिल पर जाने की कोशिश कर रहा है। घर उसका 10th फ्लोर पर है और 9वीं मंजिल पर वो लेने के लिए गया था। कहा जा रहा है कि कपड़ा लेने गया था। तो इसकी तस्वीर को अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर एलईडी पर देखिए जो हालात है, इसको पॉज कीजिए जरा। इस तस्वीर को आप देखिए कि बच्चा जो है वो रेलिंग पर है, यहां रेलिंग पर उसका पैर लटका हुआ है। नीचे 9 फ्लोर है, ये भी नहीं कि सेकंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे भेजे, 10th फ्लोर पे रह रहे हैं, 9th पर भेजे। जरा चलाइए विजुअल और देखिए आप लड़का कैसे जो है वो लटक के ऊपर जा रहा है, और यहां गले पर उसने जो कपड़ा गिरा था, कहा जा रहा है कि कपड़ा गिरा है, उसको पकड़े हुए गले में टांग लिया है। और उसके भाई पूरा खानदान खड़ा है, ये भी नहीं है कि किसी ने चुपके से करा लिया है, पूरा खानदान देख रहा है कि लड़का कैसे टांग के ऊपर जा रहा है। सोचिए, यहां हम बता रहे हैं कि बच्चा पढ़ाई में कैसे ऊपर जाए इसकी चर्चा कीजिए, यहां बच्चा देखिए कैसे उसको टांग के ऊपर खींच लिया। और ये देखिए जरा हाइट देखिए, कहां है मामला। ये ऐसे मजबूत कलेजे वाले मां बाप भी नहीं होने चाहिए भाई। जरा सोचिए बच्चे से क्या करा रहे, और अगर बच्चा जो है उसका हाथ छूट जाए, कुछ हो जाए, बताइए कपड़ा दूसरा आ जाएगा, बच्चा कहां से लाइएगा? कपड़ा तो मॉल में मिलेगा, 10 ही हो ऐसा, आपका बच्चा मॉल में नहीं मिलेगा। क्या करते हैं सोचिए तो भाई, गजबे। पाठशाला में इसी वीडियो के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं, सोचिए दुनिया भी क्या से क्या कर